अदरवाइज आप डायरेक्टली इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू जंप ऑन दैट पर्टिकुलर आंसर राइटिंग कल्चर कि मुझे सब कुछ पढ़ लूँ फिर मैं जाऊँ, दैट विल नेवर हैपन। उस नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स को यहाँ से बस ऐड कर ले, मुश्किल से 3 से 4 दिन आपको लगेंगे, दैट्स इट, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर से देखिए वही वाली बात, पार्ट 3 देख रहे हैं, गांधी जी हैं, देखिए ट्रेन का फोटो सिंपल। ये नई वाली एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम, इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत ही होलिस्टिकली दिया गया, बट थोड़े फैक्ट्स यहाँ पे ज्यादा है। मॉडर्न एम्पायर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझसे बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, पूरा आपका जो महाजनपद जिसमें मॉडर्न एरा भी आता है, गुप्ता एम्पायर एंड हर्षवर्धन, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां आपको फोकस करना ही करना है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी अब अपने एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है अगले साल। वैसे तो हर साल ही होता है, बिल्कुल टाइम पे होता है। और आज का जो सेशन है वो आपको होने वाला है कि यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मुझे पता है, आप बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं। लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन किया गया था, बट इस बार मैं आपको समझाने वाला हूँ स्पेसिफिकली हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स यू व्हाट नॉट टू डू। अगर मैं आपसे ऐसा स्टेटमेंट एक दे दूं, आप सोचेंगे हाँ जी सर, व्हाट नॉट टू डू, ओके, हाँ हिस्ट्री से हमें ये सीखते हैं, बट व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट नॉट टू डू इज इंपॉर्टेंट। एक मतलब क्या नहीं करना चाहिए ये आपको इतिहास सिखाता है, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास से आपको ये सीखने की जरूरत है कि क्या नहीं किया जाए। देखिए, क्या करना है ये तो बहुतों को पता है, क्या नहीं करना चाहिए यदि ये आपको पता रहे तो आप टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो मैं ज्यादा आपका समय यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए रहे आप यूपीएससी हिस्ट्री कैसे पढ़े, तो आइए पढ़ते हैं हिस्ट्री, एक एक करके देखते हैं। हाउ टू मास्टर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। देखिए पॉइंट्स में देखते हैं, मेरी आदत है मैं बहुत चौक डाउन पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है कि एग्जाम जो है यूपीएससी वो थोड़ा एनालिटिकल है, किसी भी कॉन्सेप्ट को वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आपको कंफ्यूज करता है और बहुत ही क्लोज कॉल पे आपको ऑप्शंस देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको बस यही करना चाहिए कि आप फटाफट सरसरी निगाह से पढ़ के मत निकलिए। यू हैव टू गिव टाइम, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और यही टाइम देने के कारण आप में पेशेंस देखिए आता है, टॉलरेंस आता है, आप में पेशेंस टॉलरेंस ये सब जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो आपका काम होगा कि आप सिलेबस को और एग्जाम के पैटर्न को सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये होता क्या है, उसी हिसाब से आपको पढ़ने का अपना जो लॉजिक है वो डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है कि फाउंडेशन यानी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। यदि आप मनसबदारी सिस्टम पढ़ते हैं तो जट क्या है, सवार क्या है, दू अस्पा सी अस्पा क्या है, ये सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। बहुत ही मतलब बहुत महीन तरीके से आपको देखना है कि आखिर ये है क्या, और ये कैसे अलग था दूसरे सिस्टम से। रेवेन्यू मॉडल था तो कैसे ये अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है तो वो कैसे अलग है। ब्रिटिश में यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं सब समझाऊंगा अभी आपको, तो उसमें कैसे चीजों को लिंक करना है। गांधी नहीं होते तो क्या होता, गांधी नहीं होते तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कैसा होता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा गया है, हाउ वुड हैव बीन द नेशनल मूवमेंट इफ गांधी अगर नहीं होते तो अब गांधी नहीं होते तो कैसा होता, ये तो एनसीईआरटी आपको एज इट इज नहीं लिख करके देगा। लेकिन गांधी के अलावा बहुत सारे लोग और भी प्लेयर्स थे जो कि नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आपको उनके बारे में ही लिखना था। और वो क्या, अगर वो रहते पिक्चर में, गांधी जी नहीं होते तो कैसा होता हमारा नेशनल मूवमेंट। तो ये सोचने पे आपको देखिए यूपीएससी मजबूर कर रहा है। इसके लिए आपका फाउंडेशन बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि यदि कहीं से कहीं कुछ कनेक्ट करना पड़े, यू कैन डू इट वेरी फास्ट, ठीक है। क्या है, पहले तो आप फाउंडेशन को पहले बनाइए और फिर नॉलेज को और डीप कीजिए। मतलब पहले तो आपने सपोज एक सोर्स से अपना फाउंडेशन बना लिया है ना। फाउंडेशन कैसे बनता है, किसी एक सोर्स पे आप टिके हुए हैं, आराम से 3 से 4 बार पढ़ लिए, अब किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस किताब को उठाइए और वहां से अपने नॉलेज को और थोड़ा डीप कीजिए, लेकिन हर कॉन्सेप्ट में नहीं, स्पेसिफिक में। यू हैव टू बी सेलेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव। सेलेक्टिव रहिए कि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, अब उसमें पूरा एग्जॉस्टिव, वर्टिकल नॉलेज कहते हैं इसको,
वर्टिकली जाइए उसमें अंदर, देखिए क्या क्या चीजें हैं उसमें, उस तरह से उसको आप एनालाइज कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, स्किम एंड स्कैन टेक्निक। क्या होता है स्किम, मतलब क्या होता है, कट ऑफ, छाटिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज देखने से आपको पता चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या क्या किस तरह से सवाल पूछा जाता है, डोमेन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, क्या क्या फालतू चीजें हैं जो हम पढ़ते रहते हैं बट वो काम का नहीं। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्किमिंग, स्किम कर दिया आपने। और स्कैनिंग क्या होता है, स्कैन कीजिए, फिर देखिए आपने स्किम किया यानी बेकार की चीजों को आपने निकाल दिया, अब जो काम का चीज है उसको बस आप स्कैन कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, है ना। एक्टिव रीडिंग कीजिए उसमें, ओवर हाईलाइट करने से बचिए, इस तरह की चीजों का आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। करंट अफेयर्स में यदि सपोज आर्ट एंड कल्चर का कुछ आता है, या सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ नया साइट मिल गया, है ना, जैसे 2014 में राखी गढ़ी को लार्जेस्ट साइट इन इंडिया माना गया, तो ये सब करंट अफेयर से आपको लिंक कर देना और कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको लिंक करना और कुछ नहीं करना है, कि भाई करंट में ये है, इसका हम लोगों ने स्टैटिक में क्या पढ़ा है जीएस में, दोनों को क्लब कर दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी नोट्स बनाइए, जिस पेज में भी आप नोट्स बना रहे हैं राइट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया कीजिए वहां पे। जब आप थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं तो वहां पे आप करंट अफेयर्स की चीजों को वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर क्या है, इफेक्टिव स्टडी का हैबिट। अभी आप सोचेंगे सर ये क्या हुआ सर, देखो इफेक्टिव स्टडी क्या होता है कि ये मत पूछो आप मुझसे या किसी टीचर से या किसी फैकल्टी से या किसी भी मैनेजमेंट से कि सर हाउ मेनी आवर्स आई शुड बी स्टडिंग, ये क्या सवाल है, कितने घंटे मैं पढूं, ये तो आप डिसाइड करोगे ना भाई। अरे भाई कोई चैप्टर आप कितने देर में समझ रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं डिपेंड करेगा। शायद किसी चैप्टर को मैं 2 घंटे में पढ़ लूं, पर शायद किसी चैप्टर को मैं 8 घंटे में भी ना समझ पाऊं। लेकिन वो जो 8 घंटे, जो चैप्टर, जिस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में मुझे समय लगा 8 घंटे, शायद आप उसको 1 घंटे में ही पढ़ जाए, क्योंकि आपका शायद बैकग्राउंड कुछ और रहा हो, आप शायद लॉजिकली उसको ज्यादा समझ रहे होंगे, है ना। हाउ लॉन्ग शैल आई बी स्टडिंग, ये सवाल मत पूछा कीजिए। इफेक्टिव स्टडी वही होता है कि आपने टॉपिक चूज किया कि ठीक है भाई, मुझे आज रैयतवारी, महलवारी, है ना, ये सारे परमानेंट सेटलमेंट, इन तीनों टॉपिक को मुझे कवर करना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स मुझे पढ़ना है, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे या 6 घंटे लगे, ये अब आपका ड्यूटी है कि आप उसको खत्म करके ही आराम से अगले काम की तरफ जाए। इसको कहते हैं इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। इफेक्टिव पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको ढंग से खत्म कीजिए, उसे ही कहते हैं इफेक्टिव, कि वो कुछ उसका इफेक्ट दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ के निकल दिए, कोई पूछ रहा है सवाल, आई एम कंफ्यूज्ड, इट मींस यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हाइल यू आर रीडिंग। आप रीड कर लिए, समझ ही नहीं पाए, है ना। नेक्स्ट क्या है, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग पे फोकस देखिए, अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आंसर राइटिंग पे आप फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आप ना समझे कि आंसर राइटिंग तो सर मैं तब करूंगा जब मैं पूरे किताब को पढ़ जाऊंगा, पूरे जीएस को पढ़ लूंगा मैं। नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी है। रिगरस आंसर राइटिंग आप तब शुरू करें जब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा थोड़ा आंसर्स लिखते रहें शुरुआत के दिनों से ही। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बैक में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, 6-7 वहां पे आंसर्स लिखने को होते हैं क्वेश्चंस। आप उन्हें ही अटेम्प्ट कर ले भाई, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो सीखेंगे आप। अदरवाइज आप डायरेक्टली इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू जंप ऑन दैट पर्टिकुलर आंसर राइटिंग कल्चर कि मुझे सब कुछ पढ़ लूं फिर मैं जाऊं, दैट विल नेवर हैपन। आपका आप बॉक्ड अप हो जाएंगे। शुरुआत से लिखते चलेंगे, फाउंडेशन सपोज आप 8 से 9 महीने लगाते हैं पूरे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, हर दिन यदि आप बस एक आंसर भी लिखते हैं तो आप 250 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं 250 क्वेश्चंस कितना होता है। 250 क्वेश्चन यदि आप लिख लेते हैं तो आपको तो एक इंस्टिंक्ट आ जाएगा कि हाँ जी ठीक है, अब मुझे पता है कि इस तरह से लिखना है, लिखना मुझे पता है। अब मुझे बताओ कि सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर के कैसे लिखना है, तो वो काम इजी होता है, वो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता। ठीक है, और विजुअल एड्स का यूज खूब कीजिए। जब भी कोई चीज आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए उसको इमेजेस के थ्रू पढ़ने की। गूगल है आपके पास, अगर आप सपोज गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, या सपोज आप पढ़ते हैं सूरत स्प्लिट, कुछ फोटोग्राफ्स देख लीजिए उसके गूगल पे जाकर के, यू विल गेट कनेक्टेड। इमेजेस आपके दिमाग में ज्यादा बैठता है, आप कनेक्ट करेंगे उससे, और आपको ज्यादा दिनों तक उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के बारे में।
तो कौन कौन से पार्ट्स हैं हिस्ट्री में? एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये पूरा होलिस्टिक एक पूरा आपका करिकुलम है जो कि यूपीएससी में आपको डील किया जाता है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको बेसिकली देखिए सोर्सेस की, देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा भी, मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पूछे गए हैं सवाल। देखिए सोर्सेज में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहले लेट मी डिस्कस अबाउट दी सोर्सेस। आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा की ये किताब आती है एंशियंट हिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ देखिए, हिंदी में भी देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगवा दिया है ना। अच्छा ये इंग्लिश में ही लगा हुआ है, अच्छा माय मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। आर एस शर्मा की किताब ये भी है, आर एस शर्मा की किताब ये भी है। अब आपको लगे ऐसा कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए? देखिए ये नॉवेल की तरह निकाला गया है बुक, और ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी देखिए, आप जब फर्स्ट पेज पे जाएंगे इसके तो वहां एनसीईआरटी लिखा गया है। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी जो आप लोग बोलते हैं ना, वो यही है। ये थोड़ा एग्जॉस्टिव है, दोनों राइटर सेम है, लेकिन वो है ना स्किमिंग, थोड़ा कम कर देना, तो कुछ कंटेंट यहां से कम करके इसमें डाला गया है। लेकिन ये एनसीईआरटी है, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा कंटेंट हल्का मिलेगा। तो आप मार्केट से इन दोनों में से कोई भी किताब को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। यदि आपको ये मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिले ये भी लीजिए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो आर एस शर्मा की ये दोनों की दोनों देखिए किताबें हैं, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी इसको कहा जाता है, और ये आपकी नई वाली जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो नई वाली किताब है, राइट। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये क्या है सर, मैंने क्या यूज किया था? मैंने कहा था पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो, और ये नई वाली एनसीईआरटी है एंशियंट हिस्ट्री की। नई वाली जो आपको एंशियंट दिखती है, वहां लिखा गया थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, यहाँ है पार्ट 1। 3 पार्ट्स में आते हैं आपके एंशियंट, मतलब जो हिस्ट्री की किताबें हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी नई वाली। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब आप सोचेंगे सर मतलब हम ये भी पढ़ें और सर हम ये भी पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पुरानी वाली पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, बिकॉज उसमें बहुत होलिस्टिकली चीजों को वहां पे डील किया गया है। और जब पढ़ ले, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ जी सर, आई हैव रेड एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एवरी नुक एंड कॉर्नर इज क्लियर, अब आप क्या करें, फटाफट इस किताब को सरसरी निगाह से देख लें। यदि कुछ नया मिलता है, आपने तो नोट्स बनाया ही होगा पुरानी वाली एनसीईआरटी का, उस नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स को यहाँ से बस ऐड कर ले। मुश्किल से 3 से 4 दिन आपको लगेंगे, दैट्स इट, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट। जरूरत नहीं है फिर और कहीं भाग दौड़ मचाने की। जब आप क्लासेस करते हैं, वी मेक श्योर कि उन दोनों बुक्स का कंपाइलेशन आपको क्लास में डिलीवर किया जाए। यही फायदा है क्लासेस करने का, आपको जो खुद का जो मेहनत है वो बचता है। बिकॉज व्हाट वी डू इन द क्लास इज दैट, बेस तो हम लोग ने उसको बनाया, लेकिन जो अपडेटेड जो चीजें हैं यहाँ से उसको भी हम लोगों ने अपडेट भी कर दिया, एंड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी आपको क्लास में डिलीवर कर दिया। आपका समय देखिए से बहुत बचता है। जो काम आप खुद से 1 महीने में करते हैं, वो आपको यहाँ पे 18 दिन 15 दिन में करके आपको दे दिया जाएगा, राइट। फिर देखिए क्या है, यहाँ मेडिवल हिस्ट्री है। अब यहाँ भी देखिए वही चक्कर है। सतीश चंद्र है ना, मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत ही जबरदस्त किताब है। सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो यदि आप बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के लिए, तो वो ये वाली है। लेकिन यदि आप नॉवेल वाली बात करेंगे, सेम राइटर हैं लेकिन उनकी किताब को नॉवेल में भी कन्वर्ट किया गया है, वो है ये बुक में है सतीश चंद्र, ये भी सतीश चंद्र है। मार्केट में आपको जो भी मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी मिले पढ़िए आराम से। ये थोड़ा इजिली आपको मिलेगा, कहीं भी ये जो बुक है वो आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा आपको स्पेसिफिक बुक शॉप्स पे ही आपको मिलेगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी स्पेसिफिकली ओल्ड वाली रखते हैं। फिर वही चक्कर देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है नई वाली एनसीईआरटी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, भारतीय इतिहास से कुछ विषय, भाग 2। सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्रोसेस, ठीक है। फिर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए ये है विपिन चंद्र, ये भी है विपिन चंद्र, सेम टेक्निक। ये नई वाली, आई मीन सॉरी, पुरानी वाली एनसीईआरटी का ये नॉवेल वाला आपका वर्जन है, और ये पुरानी वाली ही एनसीईआरटी है। यदि आप कहते हैं बुक शॉप पे कि मुझे विपिन चंद्र दीजिए आप, पुरानी वाली एनसीईआरटी, आपको ये नहीं, आपको ये देंगे वो। और यदि आप कहते हैं मुझे विपिन चंद्र की जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है वो दीजिए आप, तो वो बुक सेलर आपको ये देंगे। वही थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें, इसमें थोड़ा कम ही एक्स्ट्रा है,
उन दोनों में ज्यादा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे थोड़ा कम एक्स्ट्रा है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा, बट बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। इसमें आप इधर के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में फिर से देखिए वही वाली बात, पार्ट 3, पार्ट 3 देख रहे हैं, गांधी जी हैं, गांधी जी हैं, देखिए ट्रेन का फोटो, ट्रेन का फोटो, सिंपल। ये नई वाली एनसीईआरटी है, सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रेटजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो चलिए आपके जितने भी मैंने बताए है ना, एंशिएंट और मेडिवल तो आपका वहां से हो जाएगा, आर्य शर्मा सतीश चंद्र से हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा आपको होलिस्टिक होना पड़ता है फॉर मेंस। मेंस में आपको क्या करना है, कुछ सोर्सेस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा हल्का फुल्का कहीं कुछ एक, मतलब एक होता है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको वहां पे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, बहुत सारे राइटर्स हैं, देख लेंगे आप आराम से। इसमें आप एक बात मैं आपको बताया तो इस किताब में बहुत ही स्टोरी टेलिंग के रूप में लिखा गया है चीजों को, ऐसा लगेगा आपको कि कुछ कहानी आपसे कोई डील कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रिवाइज्ड एंड अपडेटेड, पेंगुइन, ओवर 3,50,000 कॉपीज सोल्ड, एवरीथिंग इज रिटन, यू कैन रीड। और ये आपको मेंस के लिए देखिए बहुत काम आएगा। एंड यदि आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री तो ये मैंडेटरी बुक है, और ऑप्शनल दिस इज मैंडेटरी। और एशियन मेडिवल के लिए आप उपिंदर सिंह पढ़ सकते हैं, डीडी कोसाम्बी, कुछ कुछ एक्सर्ट्स। और मेडिवल के लिए आप क्या पढ़ेंगे, जेएल मेहता पढ़िए। खैर ऑप्शनल का मैं अलग से बनाऊंगा, अभी मैं बस हिस्ट्री का बता रहा हूं मैं आपको फॉर जीएस। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यदि मेंस की आपको तैयारी थोड़ी और बेहतर करनी है, सुदृढ़ करनी है, स्ट्रॉन्ग करना है, यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखिए आपका सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में है। जनरली मैं कह सकता हूँ बिकॉज कुछ कुछ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पीटी में, बट वो आपका मतलब वो वॉकिंग क्वेश्चंस होता है, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डे टू डे लाइफ में सुनते चलेंगे देखते चलेंगे तो वो आपको हो जाएगा, ठीक है। एंड एबीपी न्यूज में यदि आप जाते हैं तो वहां पे प्रधानमंत्री का एक सीरीज है, वो देख लें आप, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत शानदार ढंग से उसको लिखा गया है, मतलब वो पूरा एक वेब सीरीज है, आई थिंक 26 to 27 वीडियोज हैं उसमें, आप देखिए आराम से, पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस है, यानी 1947 के बाद भारत का आज तक का कैसा इतिहास रहा है वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस किताब को पढ़ लें, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भारत कैसा रहा है वो देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है ना। इंडिया, देखिए ये क्या था, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारत ने आजादी कैसे ली उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ बताया गया कि आजादी लेने के बाद भारत ने क्या क्या किया है, क्या क्या देखे गए हिस्टोरिकली, क्या क्या हिस्टोरिकल मूव्स लिए गए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, यदि आप मुझसे पूछें कि सर वन शॉट बताइए कोई एक ऐसा बुक जो कि मॉडर्न में पीटी मेंस दोनों में काम आ जाए, वो ये है स्पेक्ट्रम। इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत ही होलिस्टिकली दिया गया, बट थोड़े फैक्ट्स यहाँ पे ज्यादा है, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि शायद आपके काम के ना हो। और थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इसका जो है वो मतलब बिगनर्स के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि इसका लैंग्वेज जो है वो बिगनर्स के लिए है, तो काफी शानदार बुक, पर थोड़ा लैंग्वेज जरा सा टिपिकल है। तो यदि आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर इसको पढ़ते हैं, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, या आप क्लासेस करते हैं तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें बस एक किताब आती है अर्जुन देव, इसको पढ़ें आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आराम से। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस का सिलेबस होता है ना, माइंड यू दिस इज नॉट फॉर योर पीटी, पीटी की आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, ये बस मेंस में आता है। फिर आपका क्या है, आर्ट एंड कल्चर, देखिए नितिन सिंघानिया, बुक को आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये इन दोनों बुक्स को आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, चीजों को बहुत ढंग से वहां पे रखा गया है। अब देखिए ये सब तो बातें हुई कि सर हाउ टू रीड, विच बुक्स टू रीड, कुछ क्वेश्चंस को हम आइए देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है हिस्ट्री में, कैसे डिकोड करना चाहिए। यहाँ पे कोई आंसर क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं इसको नहीं डील करने वाला, मैं बताने वाला हूँ कि सवाल पूछता कैसे है, वो आपसे डिमांड देखिए क्या कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक है, अर्थशास्त्र। एक्चुअली मॉडर्न एम्पायर यहाँ पे आपको है ना लोकेट किया जा रहा है, पूरा पूरा यहाँ पे फोकस उसी पे है। मॉडर्न एम्पायर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझसे बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, पूरा पूरा आपका जो महाजनपद जिसमें मॉडर्न एरा भी आता है, गुप्ता एम्पायर एंड हर्षवर्धन, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां आपको फोकस करना ही करना है। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, यानी कि मॉडर्न टाइम में एक पर्सन जो है उसको पनिशमेंट के रूप में किसी का स्लेव भी बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पढ़िए क्या है, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री, मतलब कि यदि कोई फीमेल स्लेव है और उसको एक बच्चा होता है अपने मास्टर से और वो बच्चा एक सन है, तो जो फीमेल है वो स्लेवरी से फ्री हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं बताऊंगा, पहले मैं अभी बस सही गलत मैं कर दे रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि मैं क्यों मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है। थर्ड क्या है, इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आपको लगेगा सर ये कहाँ से पूछा गया है, ये इंटेंसली जब आप पढ़ेंगे ना उन किताबों को, वहीं पे बीच में छुपे हुए हैं ये पॉइंट्स। लेकिन आप स्ट्रेंथ देखिए क्वेश्चन का, ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ अर्थशास्त्र किसने लिखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट द निटिग्रिटीज, कि क्या क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में ये पूछ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अब ऐसा नहीं है कि आप लगे पूरे अर्थशास्त्र को ही पढ़ने, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़िए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है ना, कंटक शोधन, ये सब वहां पे लिखा गया है। ये सब क्लासेस में भी व्हाट वी यूज टू डू इज दैट वी यूज टू इंटरेक्ट, और वहां पे इन पॉइंट्स को वी यूज टू डील, यदि ऐसा है तो वैसा, उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट सब आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा सवाल इसी में ट्राई करवाएंगे हिस्ट्री में, याद रखिए। और ये सब पढ़ने के लिए आपको क्या समझने की जरूरत है, हिस्ट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये चार सेक्शन ऐसे हैं जो हर जगह पे आपको पढ़ना है, हर जगह पे आपको पढ़ना है। जैसे मॉडर्न एम्पायर आप पढ़ते हैं तो ये चारों के चारों सब हेडिंग्स पढ़िए, गुप्ता एम्पायर पढ़ते हैं चारों के चारों आप पढ़िए, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं चारों पढ़िए, मुगल्स पढ़ते हैं चारों पढ़िए। फायदा क्या है इसका, आपने चारों में पढ़ लिया। अब यदि मान लो कि कोई एक ऐसे में कोई टॉपिक आ जाए सोसाइटी का, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कुछ इस तरह से कुछ टॉपिक आ जाए, आपको तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पता है कि सोसाइटी कैसे कैसे आया, आप क्या करेंगे, पूरा पूरा एक जगह पे उसका नोट्स बना लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इंडस टू इंडिपेंडेंस, एक बना लीजिए शीट, लिख दीजिए वहां पे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इंडस टू इंडिपेंडेंस। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सोसाइटी का पूरा एक बना ले चार्ट, कैसे कैसे ऊपर नीचे गया, विमेन का जो पोजीशन है वो कैसे कैसे ऊपर नीचे हुआ, है ना, स्लेव्स का कैसे सिचुएशन बदला, खराब हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको देख लेना वहां पे, ठीक है। उसी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन का बना लें अलग से, इकोनॉमिक कंडीशंस का बना लें, आर्ट एंड कल्चर का बना लें। तो ये एवोल्यूशनरी फेज जो है इन चारों सब हेड्स का, वो आप हिस्ट्री से ही निकाल सकते हैं, और निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए ये एक तरह से वहीं से है तो ये जुडिशियल सिस्टम से, लेकिन एडमिन से ही ये कनेक्टेड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इसको हम लोग कहते हैं, ये वहीं से कनेक्टेड है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और देखिए क्वेश्चन देखते हैं, which of the following phrases defines the nature of the hundi generally referred to in the sources of the post harsha period। अब देखो ये हुंडी जो है ये न्यूज में था उस साल, यूपीएससी ने जो पूछा है सवाल ये न्यूज में था, और न्यूज में था इसलिए इसको उन्होंने हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज तो आपको हिस्ट्री से कनेक्ट हो ही सकता है, तो उसने आपको हिंट दे दिया है कि अच्छा ये पोस्ट हर्षा पीरियड से कनेक्टेड है हुंडी, राइट।
और इसका आंसर क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए मैं यहाँ पे मैराथन मैं करवाने के लिए नहीं आया हूँ, अदरवाइज मैं एक एक चीज को तोड़ता। मैं बस आपको सवाल दिखा रहा हूँ कि पूछता क्या है। देखिए ये भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कहते हैं इकोनॉमिक, है ना। अगला देखते हैं सवाल। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनाम रेफर टू इकोनॉमिक। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज, अकबर ने वहां पे सब लोगों को बुलाया था कि भाई आओ हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट रिलीजियस थिंग, दैट क्या होना चाहिए, सबसे मतलब धर्म के बारे में वो डिस्कशन कराता था। ठीक है, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पकड़ करके स्टेटमेंट बनाया गया है। और स्टेटमेंट जरा पढ़िए। द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली। अब जो बच्चा थोड़ा बस ऊपर पर सुन करके आएगा वो शायद इसी को टिक करके आ जाए कि हाँ रॉयल फैमिली मॉस्क, हाँ फतेहपुर सिकरी या इबादत खाना इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये मेक श्योर करते हैं यूपीएससी कि बिल्कुल सटीक ज्ञान ये जब तक आपको नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी टिक नहीं कर सकते हैं सही ऑप्शन को। और ये सब एनसीईआरटी से ही आप देखिएगा इसका आंसर निकलेगा। जैसे इसका आंसर ये है, the room in which the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs। कीवर्ड है ये इसके लिए। जब इबादत खाना आप पढ़ते हैं सबसे पहला कीवर्ड ही यही है। ये तो होता ही किससे, अकबर ने बनवाया। क्यों बनवाया? सो दैट रिलीजियस अफेयर्स कुड बी डिस्कस्ड, वो डिस्कशन में आप ला सके। ठीक है, दीन इलाही बहुत तरह की चीजें इसमें आगे आती हैं, बस मैं आपको क्वेश्चन से बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि यूपीएससी ने फ्रेम किया था। देखिए यहीं पे देखिए आपको बस आईक्यू लगाना था, या आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख जाएगा। सतीश चंद्रा में साफ तौर पे इसका एक लाइन या दो लाइन में उसका आंसर लिखा गया है। पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट। ये जो वर्ड है ना, आप विश्वास कीजिए बहुत सारे बच्चों ने टिक करके इसे सही माना था। हाँ, बाबर वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बिकॉज बहुत सारी किताबें थी जहां पे ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, दैट बाबर फर्स्टली इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सतीश चंद्र पढ़िए, वहां लिखा है, ऑल्दो बाबर sorry, although gunpowder was introduced in the Indian subcontinent, Babar showed how effectively it could be used। मतलब कि गन पाउडर तो पहले से ही था भारत में, लेकिन बाबर ने यह बताया कि गन पाउडर का इस्तेमाल और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है। बाबर ने यह सिखाया था, बाबर ने यह बताया था। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हुआ, वन इज रॉन्ग। जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आए थोड़ा आईक्यू लगाइए। अगर वन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और पढ़ने की। आंसर इज थ्री ओनली। यानी ये भी गलत हो गया ऑटोमेटिकली। आप नहीं भी जान रहे तो भी आपने टिक कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 10 से 15 रहते ही हैं। कितने भी आपकी खराब रहेगी ना किस्मत, 10 से 15 सवाल आईक्यू बेस्ड तो रहने ही वाले हैं, ज्यादा ही रहते हैं। इनफैक्ट मैं लीस्ट की बात कर रहा हूँ, लीस्ट। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट were divided into reserved and transferred subjects, which of the following were treated as reserved subjects। मैं आपको समझाऊंगा कि 1919 में क्या हुआ था कि डायरकी सिस्टम आ गया था। आर्की का मतलब होता है रूल, और डाई आर्की का मतलब होता है टू, यानी दो रूलर। तो यहाँ पे एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक था रिजर्व सब्जेक्ट। मैं सब समझाऊंगा आपको, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही करना था कि बस डिकोड कर लेना था कि हाँ भैया क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये आपका पूछा जा रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन थे। लोकल सब्जेक्ट्स रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे ही नहीं, कट करके आंसर निकलना था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बात ध्यान दीजिए, मेजर टॉपिक्स को ही उठाया जा रहा है हमेशा। और रैंडमली मैंने नहीं चूज किया, मैंने स्पेसिफिकली चूज किया है जहां से पैटर्न को आप समझ सकें यूपीएससी के। ठीक है, indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of
4 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठा करके दिया गया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठा करके दिया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया है। आंसर देखिए इसका ये है बी, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, 1.5 पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया गया, 1.5 पैराग्राफ में, कि ठीक है भाई, ऐसा क्या था कि इंडिगो कल्टीवेशन भारत में डिप डाउन हुआ। उसका कारण बस ये था कि भारत में ये अनप्रॉफिटेबल हो गया क्योंकि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में इसका ऑल्टरनेटिव आ गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई। वाई समथिंग इज हैपनिंग रादर देन व्हाट इज हैपनिंग। What is happening is not important for UPSC, but why something is happening is more important for UPSC. इसलिए इस तरह से देखिए आपको इस पूरे पूरे एनसीईआरटी आई मीन सॉरी हिस्ट्री को आपको डील करना है। ये एक सेशन था जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एनसीईआरटी से फोकस करें, क्लासेस को करें, यदि नहीं करते हैं तो थोड़ा सेल्फ स्टडी और जोर से करें, पीवाईक्यूज को थोड़ा आप लोग कर ले एनालाइज। देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेजर मेजर टॉपिक्स चुने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं किया जा रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को थ्रो किया जा रहा है। पावर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से उठाया गया है, यहाँ भी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, लेकिन राइट्स पढ़िए, बिल्कुल ही आपको स्टेटमेंट वहाँ पे एज इट इज मिलेगा। तो इस तरह से ही आपको अपने आप को फ्रेश मूड से पढ़ते रहना है, और ये नहीं सोचना है कि सर मुझे ना 2 महीने में ही सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना है। देखिए ऐसा नहीं होता है, दिस इज यूपीएससी। आपको थोड़ा ध्यान देना ही है कि मुझे 8 से 10 महीने तो सिटिंग वर्क करना है ना, आपको टेबल वर्क करना ही है। यू कैन नॉट यू कैन नॉट इग्नोर दैट, यू कैन नॉट बाईपास दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सब लोगों ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा। इस तरह से ही आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई को चलाते रहें। इसी सेशन, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, इस तरह के सेशंस और भी आप लोग के लिए लाए जाएंगे यूट्यूब पे। टिल देन हैव अ गुड डे, और अच्छे से इस पूरे सेशन को फिर से देखें, इस टेक्निक को आप लोग अडॉप्ट करें, लगाएं, देखिए एनसीईआरटी में आप कितना और अच्छे ढंग से आप पढ़ पा रहे हैं। जितने लोगों को भी लगा है कि इस सेशन से आप कुछ सीख पाए हैं, नीचे एक थम्स अप कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ जी, आप लोगों तक मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, एंड स्टे कनेक्टेड विद डीआईए, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च होने जा रहे हैं, एंड यूपीएससी का कोर्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।